हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म एसएससी वाला पर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि 20 फरवरी वो आपके लिए डेट होने वाली है, जिस डेट से आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे और ये मार्च तक चलेंगे। तो एक लंबा दौर है जहां पर आपके एग्जाम चलेंगे। अब आपका सभी लोगों का सिटी का स्टेटस पता लग चुका है। हर एक बच्चा ये देख चुका होगा कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट में होने वाला है। तो डेट भी आप क्लियर है और आपकी जगह भी क्लियर है। तो अब आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी भी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आपकी तैयारी जो है आगे आने वाले दिनों में कैसी होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि अगर मैं यहां से मिनिमम दिन लेके चलूं तो आज से 10वें दिन आपका एग्जाम होगा, और अगर आपका 20 को एग्जाम है और उसके बाद है तो उतना ही दिन आपके पास ज्यादा होगा जितना आपके पास 20 के बाद एग्जाम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे एग्जाम का लेवल भी बढ़ता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे आने वाले दिन में आपके लिए वैसी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, किस रणनीति के साथ आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, यही बात डिस्कस करने वाला हूं मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। तो मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं एसएससी वाला। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर आपको तैयारी अब आगामी जो 10 दिन है, मिनिमम मैं 10 दिन लेके चल रहा हूं, 10+ डे आपके पास किसी के पास हो सकते हैं, तो इनमें आपको क्या करना है। सबसे पहला काम है रिवीजन करें। जितना भी अभी तक आपने सीख लिया है उन सारी चीजों का रिवीजन करना जरूर है। जबकि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट के दिनों में वो क्या करते हैं, लास्ट के दिनों में वो लोग ज्यादा से ज्यादा नई चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके चक्कर में पुराने का रिवीजन नहीं हो पाता है, और फिर जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो पहले सीखा था ना तो वो आ रहा होता है और जो अभी सीखा है ना ही आपको वो आ रहा होता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको केवल एक काम करना है कि रिवीजन स्टार्ट करना है। जितना भी कुछ आपने अभी तक सीखा है उसको रिवाइज करने का एक शेड्यूल बना लीजिए। नया सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुराने के रिवीजन को कंप्लीट करना है। जितना आपने सीखा उसका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए, और कैसे करना है, क्या क्या रिवाइज करना है, उसकी कंप्लीट बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए, हर सब्जेक्ट के नोट्स आपके पास होंगे, और जो भी आपके सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई कंसेप्ट होता है। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के कंसेप्ट्स होंगे, रीजनिंग है तो रीजनिंग के अपने कंसेप्ट्स होंगे, इंग्लिश है उसके अपने रूल्स हैं, साइंस है, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपके पास पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के अपने अलग रूल है जीके जीएस में, है ना। तो आपको करना क्या है, जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, जितने भी आपने थ्योरी पढ़ी है, तो कंसेप्ट एंड थ्योरी ये आपको सबसे पहले क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, कंसेप्ट और थ्योरी का क्या करना है, रिवीजन करना है। इसके अलावा फॉर्मूला एंड ट्रिक्स आपको रिवाइज करना है। फॉर्मूला आपको कहां मिल सकते हैं, हो सकता है रीजनिंग में फॉर्मूले हो, कुछ रीजनिंग में भी ट्रिक्स आपके पास होंगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में भी आपको फॉर्मूला और ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो फॉर्मूले और ट्रिक्स का रिवीजन है ये आपको मैथ्स में भी करना है और रीजनिंग में भी करना है। इंग्लिश के जितने रूल्स है मैंने कहा उनको भी रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार कई दिनों से करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूरी, इसलिए करंट अफेयर्स का भी रिवीजन आपको करना है। स्टैटिक जीके का भी रिवीजन करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपको लगातार आती है। और अगर मेरे भाई आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अंग्रेजी का पेपर, तब भी आपको वोकैब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तब भी आपको शब्दों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शब्दकोश के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, शब्दकोश आपका ब्राट होना चाहिए। जितना अच्छा शब्दकोश होगा, जितना अच्छा आपका वोकैब होगा, उतना ही अच्छा आप उसमें परफॉर्म कर पाओगे। तो इस पे आपको जरूर कमांड करना है। जो भी आपने वोकैब्स लिख रखी हो, आपने पढ़ी हो, प्रीवियस ईयर की हो या जो कुछ भी हो, सबका आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा एक तो शेड्यूल हो गया आपका पूरा का पूरा रिवीजन का, एक शेड्यूल आपको रखना है मॉक टेस्ट के लिए, और मॉक टेस्ट आपको कैसे करना है उसके बारे में भी पूरा डिटेल हमने बताया। अगर आपने अभी तक कंप्यूटर पे एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो मैं आपसे कहूंगा कि कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देके आप कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस पहले से ही कर लें। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप टेंशन मत लें, आपके आसपास कैफे होगा, आपके शहर में कैफे होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैफे होगा, वहां पे जाके 2 से 3 टेस्ट पेपर जरूर अटेम्प्ट करके आए, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें कंप्यूटर के साथ।
ये आपको काम करना है। और मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, देखिए रोजाना पहले एक लाइव मॉक टेस्ट आपको मेरे साथ देना है। और रोजाना कब, 1 बजे, 1 बजे रोजाना मैं आपको एक लाइव मॉक टेस्ट करा रहा हूं। अगले जो आने वाले कुछ दिन होंगे इनमें रोजाना एक मॉक टेस्ट आप मेरे साथ दीजिए। एक मॉक टेस्ट आपको खुद से देना है, तो पर डे कितने मॉक टेस्ट हो जाएंगे आपके, 2। अब ये कहां से देंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप दे सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। आपको पीडब्ल्यू भी टेस्ट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा मैंने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे आपको देना है आप दीजिए, लेकिन कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर आपको और सॉल्व करना है और विद इन टाइम लिमिट। और जो ये आप मॉक देंगे इस मॉक का एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको ये करना है कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और कितने स्किप किए हैं। जो रॉन्ग और स्किप किए हैं उनका क्या कारण है, आपको कंसेप्ट नहीं आता है या जो भी चीज है उसका कारण अगर आपने एक बार पता कर लिया, आपको पता लग गया कि आपका क्वेश्चन इस वजह से गलत हुआ, तो अपने आप से कमिटमेंट करना, अपने आप से वादा करना है, ये दृढ़ निश्चय करना है कि जो आपने एक बार गलती कर दी वो दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि कमिटमेंट आपको बनाना है कि कभी भी जो भी एरर आपसे हो जाएगी, जो भी गलतियां आप कर दोगे, उस गलती को कभी दोहराना नहीं है। और मान लीजिए स्किप आपने स्लिप इस वजह से किया कि पढ़ने में काफी कठिन लग रहा था, या फिर आपको लग रहा था कि ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, या फिर आपको उसका कंसेप्ट नहीं आता था। कंसेप्ट नहीं आता है तो कंसेप्ट सीखना है। अगर आपको पढ़ने में कठिन लगना था तो रीडिंग कैपेसिटी अच्छी करनी है। अगर आपको लग रहा था कि यार कैलकुलेटिव हो जाएगा तो कैसे हम उसको आसान बना सकते हैं, इस पर काम करना है। तो ये आपका काम होगा मॉक टेस्ट के लिए। और ध्यान रखना कि जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे मेरे साथ आप मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे खुद से लगाएं, आप ये मान के चलेंगे कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो पूरी तरीके से डिटरमाइंड रहना है, दृढ़ निश्चय कर लेना है, कमिटमेंट कर लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुक्के नहीं लगाएंगे। क्योंकि तुक्का एक ऐसी चीज है जो आपकी बैड हैबिट क्रिएट करेगा और वो आपको एग्जाम में आपके मार्क्स नेगेटिव में लेके जाएगा, ध्यान रखेगा। तो तुक्के नहीं लगाने हैं, चाहे कुछ हो जाए, जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करके आएंगे। 80 सही करने से बेहतर है, मतलब 80 आपने सही क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आने हैं, आपने 60 सही किए, 60 सही करके आए, ये ज्यादा बेहतर है ना कि 75 आपने अटेम्प्ट किया उसमें से 20 गलत करके आए। बात समझ पा रहे हो ना? तो ऐसी गलतियां मत करिएगा। तो मॉक टेस्ट आपको जरूर 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 अटेम्प्ट करना है, और कैसे करना है उसका पूरा स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया है। और अब कुछ वो जरूरी बातें जो आपको अंतिम दिनों में याद रखना है, क्योंकि इससे आप जरूर रूबरू हो रहे होंगे। मुझे पता है ज्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या आ रही होगी। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम का प्रेशर अगर आप लेंगे तो मैंने कहा जो कुछ भी आता होगा वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। तो आप रिलैक्स रहिए, आपके एग्जाम में वही आना है जो आपने पढ़ा है, आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने पढ़ा है। ऐसा सोच के ही आप एग्जाम में जाएंगे, ना कि ये सोचेंगे कि क्या जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा। ये नहीं सोचना है, आपको ऐसे ही सोच के जाना है कि जो मैंने पढ़ा है एग्जाम में वही आएगा, और वही आएगा क्योंकि आपने पढ़ा ही वही है जो एग्जाम में आना है। ठीक है, पहला पॉइंट, एग्जाम में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना। अगर आपने वन टाइम रीड किया और आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, आप स्किप करके तुरंत अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अब आप एग्जैक्ट मॉक लगा रहे हो, आप एग्जैक्ट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। अगर आप किसी क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हो, यार ये तो आता है कैसे नहीं होगा, तो आपका समय खराब हो जाएगा और उस समय में आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप उस क्वेश्चन की जगह 4 नए क्वेश्चन कर लेते हो उस समय में, जो आपको 8 ज्यादा नंबर दिलाते, वो 8 ज्यादा नंबर आपको 80,000 कैंडिडेट से आगे ले जाता। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेवल का टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। लेवल मैंने कहा कि कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन ना सारे क्वेश्चन कठिन आते हैं और ना ही सारे क्वेश्चन आसान आते हैं, ध्यान रखेगा। हमेशा 70 से 80% पेपर ऐसा होता है जो हर कोई कर सकता है। 20% कुछ स्पेशल होते हैं, उन्हीं की वजह से सिलेक्शन या रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेनी है कि आपका पेपर जो है वो बहुत ज्यादा टफ आएगा या फिर किस तरीके का लेवल होगा। लेवल टफ है तो भी नॉर्मलाइजेशन होना है, लेवल आसान है तो भी है। अगर आपका पेपर बहुत टफ आएगा तो शिफ्ट के सारे लोगों के लिए टफ होगा, और अगर आसान आएगा तो शिफ्ट के सारे लोगों के लिए आसान होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होना है तो ये आपकी जो चीज है वो ऑलरेडी सेटल्ड हो जाएगी। एग्जाम सेंटर पे समय से पहुंचना है मेरे भाई। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन हैं जो एग्जाम सेंटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं और उसकी वजह से उनका एग्जाम छूट जाता है। आपके एडमिट कार्ड में एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे उसमें एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इन एग्जाम्पल में आपसे बात करूं कि एक रिपोर्टिंग टाइम है 7:30। ठीक है, एक रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिएगा 7:30 है, तो आपको 7:30 से पहले अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। यानी कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही
आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं ताकि लेट ना हो और आपका एग्जाम छूटे ना। और ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट का डिटेल जो है वो आपके फॉर्म से मैच करना चाहिए। यानी कि जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म भर रखा है, या फिर आपके पास जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, अगर आपके डेटा जो है वो मैच नहीं करता है तो डेटा करेक्शन करा लीजिए, क्योंकि अभी समय है, अपडेट हो जाएगा। अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। अगर आपका डेटा मिसमैच है तो अपडेट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और एड्रेस, ये सब कुछ सेम होना चाहिए। जो आपके एडमिट कार्ड में है वही आपके फॉर्म में भी होना चाहिए, वही आपके डॉक्यूमेंट में भी होना चाहिए। सब कुछ एक जैसा हो, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे भाई कुछ बातें थी। और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट आपका छूट गया हो, कोई बात मेरे से रह गई हो जो मैं आपका पॉइंट ना टच कर पाया हूं, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश करी है कि आपका हर वो पॉइंट में यहां पर ले लूं जो आपको अंतिम समय में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी और सहायता की जरूरत होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा मैथ्स बाय शिवम सर। मैथ्स बाय शिवम सर के नाम से मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा, वहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो वहां पर आकर भी पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कॉमेंट में डाल दीजिएगा, आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। लेता हूं आपसे बिना मुलाकात करूंगा अगले सेशन में अगली वीडियोज का साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, आप सभी को लव यू ऑल।